तो भाई फजील साहब, अब आप तशरीफ लाए, कब तक जो है कैप्टन साहब। हालांकि दो तीन, मैं आज ज्यादा, कल भी मैंने बहुत कम किया था, 45 मिनट का ही मैंने, और आज भी मुझे लग रहा है कि मैं 10 मिनट बाद ओवर कर दूंगा। कैप्टन साहब, यमन की हमने बात की, और ये भी एक जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पेश किया, और मैं समझता हूँ कि इस पर भी बात होनी चाहिए। चाइना ने इजिप्ट के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने के साथ ही साथ बहुत भारी मात्रा में फाइटर जेट और अन्य हथियार इजिप्ट भेजे हैं। ये जो तैयारी है, अगर हम इधर देखें मिस्र की, क्योंकि मिस्र जो है, मिस्र हो या जो अरब लीग है, वो नहीं चाहती कि वहां पे अमेरिका आ जाए या इजराइल वहां पे कब्जा कर ले, वो बिल्कुल, और यहाँ से गाजा के लोग चले जाएं। तो ऐसे में मतलब इनकी इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते? क्या इससे जोड़ करके देखा जाए कि ये रूटीन में होने वाली चीज है, वैसे देखा जाए कैप्टन साहब? हाँ, देखिए, जहाँ तक मिडिल ईस्ट के जो जितने देश हैं वो फिलहाल अपने को इस लड़ाई में एक्टिवली शामिल नहीं करना चाहते। ऐसा ही कमोबेश मिस्र की बात है। मिस्र की जो अब अल-सीसी साहब को क्लियरली मालूम है कि उनकी सरकार और मिस्र जो है अमेरिका के सपोर्ट से ही टिकी हुई है। अब मिस्र की सरकार, मिस्र की फौज जो है अक्सर अमेरिका, फ्रेंच इन फौजों के साथ तो एक्सरसाइज करती रहती है, लेकिन क्या वो चीन के साथ एक्सरसाइज करके, देखिए, फायदा कुछ नहीं है। चीन हजारों किलोमीटर दूर जाकर मिस्र को इस तरह की कोई भी चीज नहीं दे पाएगा जिससे कि बहुत ज्यादा जमीनी फर्क पड़े। हाँ, चीन जो है वहां पर अपने J-10 फाइटर विमान को एक्सरसाइज में भेज देता है। जैसे भारत भी यूरोप में कोई एक्सरसाइज चल रही होती है, रेड फ्लैग, तो हम भी अपने 4 मिराज विमान को या 6 राफेल विमान को भेज देते हैं। तो चीन जो है वो इजिप्ट में अपने जहाजों को भेजता है। इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस कोई ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन जो है वो मिस्र पर हावी होता जा रहा है, या इसका ये मतलब भी नहीं है कि मिस्र जो है वो अमेरिका को छोड़ के अब चीन की एयरफोर्स का दामन थामने वाला है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है। चाइनीज उनकी जो PLA की एयरफोर्स है, उन्होंने J-10 फाइटर भेज देते हैं, जाओ भाई टेक ऑफ लैंडिंग करो। चीन जो है उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा कमजोर है। मतलब जैसे हवाई जहाज में जब फाइटर विमान को बहुत दूर जाके हमला करना होता है तो ऐसा करते हैं कि साथ में एक ट्रांसपोर्ट विमान जाता है जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता है। तो ये टेक्नोलॉजी चीन के पास अभी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ, चीन ने एक टैंकर बना लिया है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए, अमेरिकन जहाज को कॉपी करके। तो उन्होंने वो टैंकर भी भेजा हुआ है मिस्र में एक्सरसाइज के लिए। तो ठीक है, मिस्र ने भी अपने मिस्र जो इतने फाइटर विमान है उनको डिप्लॉय किया हुआ है एक्सरसाइज। तो इससे देखिए, जॉइंट एक्सरसाइज करना और ये सोचना कि चीन और मिस्र मिल जाएंगे और शायद इजराइल के ऊपर या अमेरिका की जो वहां लोकल एसेट्स है उन पर हमला करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सही है, और मुझे लग रहा है कि अभी ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही कि वो इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं कि साहब उन्हें इजराइल से लड़ना है या अमेरिका से मुकाबला करना है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की वहां पे कोई चीज हो रही। मैं कैप्टन साहब, अब आखिर में, कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या बात बन जाएगी? क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या ईरान जो है वो मान जाएगा? हालांकि एक अभी रिपोर्ट दे रहे थे कि साफ साफ ये बात आ गई है कि जो ईरान का प्रोग्राम है न्यूक्लियर का, उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि स्टीव ने जो मोसाद के चीफ डेविड
बर्निया को स्पष्ट वादे कर दिया है कि यूएस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की मांग नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल कि डिसमेंटल, इसका मतलब साफ है कि तो अगर यहां तक बात आ गई है तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आएगी? क्या आपको लग रहा है? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, प्रॉब्लम एक तो है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका, इजराइल और IAEA ये मानती हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहां बिजली बनाते हैं पीसफुल पर्पस के लिए, उसमें जो यूरेनियम है वो तो महज 3.7% प्यूरिफाई होने से ही काफी है। जैसे भारत में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उसमें जो हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं उसको जब हम साफ प्यूरिफिकेशन करते हैं तो 3% 4% पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम चल जाता है। तो एक तो थ्योरेटिकल टक्कर ये हो रही है कि IAEA ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब पिछले साल गई थी वो बोल रहे कि ईरान ने उसको 60% तक प्यूरिफाई कर लिया है। एक तो ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका जो ये 2 टॉक्स हो चुकी है अमेरिका के साथ। अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि ईरान ने करीबन 275 किलो जो यूरेनियम है जिसको कि उन्होंने करीबन 60% संशोधित कर लिया है, ईरान उस संशोधित 275 किलो यूरेनियम को किसी और देश में रखे, चाहे तुर्की में रख दे, चाहे रूस में रख दे, तो ईरान इसके लिए राजी नहीं हो रहा। अभी पिछले हफ्ते जब ईरान के और रूस के बीच में एक बड़ा डेलीगेशन बातचीत हुई थी तो शायद मेरे ख्याल में उसमें शायद रूस ने प्रपोजल दिया है ईरान को कि भाई अगर ईरान चाहे तो ये 275 किलो जो प्यूरिफाइड यूरेनियम है इसको रूस अपने पास सेफ कस्टडी के लिए रख सकता है, राजी है। लेकिन ईरान अभी तक इसके लिए राजी नहीं है। ईरान ये दावा कर रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। तो देखिए थर्ड राउंड में क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पहले एक जमीन पर धमाका करेगा? अगर मैं दर्शकों को ऐसे याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत ने या पाकिस्तान ने जब दावा किया कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है तो हमने अंडरग्राउंड टेस्टिंग की थी। भारत ने भी किया था और पाकिस्तान ने भी किया था। तो क्या ईरान इस तरह की कोई अंडरग्राउंड टेस्टिंग करने वाला है? तो कई बार ईरान से ऐसी खबरें आती हैं, पश्चिमी देशों के जासूस बोलते हैं कि ईरान सुरंगें खोद रहा है और शायद सुरंगें इसलिए खोद रहा है पहाड़ों के नीचे कि अपने एटम बम को जिसको बनाएगा उसका धमाका करके टेस्ट कर सके। लेकिन आजकल हो ऐसा गया है कि इतने सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स बन गए हैं, ईरान के पास भी हैं, जो कि बिना धमाका किए हुए ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करेगा, कैसे काम कर रहा है, वो सिमुलेशन हो जाती है। तो IAEA जो है वो जाना चाहिए अगले महीने, शायद जाएंगे भी ईरान में और वो सूंघेंगे वहां पर। ईरान ने पिछले साल तक ईरान ऐसी रिपोर्टें दे रहा था कि हर महीने वो कोई 5 किलो 7 किलो यूरेनियम प्यूरिफाई कर लेते हैं। लेकिन अब IAEA ये दावा कर रहा है कि हर महीने ईरान 35 किलो यानी करीबन आप समझिए 6-7 गुना ज्यादा यूरेनियम हर महीने प्यूरिफाई कर रहा है। तो पहले पिछले साल तक सब कहते थे कि ईरान अगर बम बनाएगा तो 2 बनाएगा। अब सब लोग ये कहने लगे हैं कि ईरान के पास तो इतनी यूरेनियम इतनी तेजी से वो बना रहा है कि जरूरत पड़ने पे वो 4 या हो सकता है 6 बम भी बना ले। तो इससे अमेरिका पशोपेश में पड़ जाता है, चिंतित हो जाता है और फिर ईरान को धमकाता है कि बम बनाया तो ईरान पर हमला कर देंगे।
जाहिर बात है अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान के पास ये बॉम्ब आ जाए, क्योंकि एक बार अगर ईरान के पास एक भी बॉम्ब आ गया, चाहे छोटा सा भी आ जाए, तो फिर पूरा एक समीकरण बिगड़ जाता है। जो बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। कि ठीक है, ईरान के पास अगर एक बॉम्ब है, छोटा बॉम्ब है, लेकिन पता नहीं कब वो उसको इजराइल के ऊपर फेंक दें। लग रहा है कि कैप्टन साहब संतुलन, मुझे लग रहा है संतुलन बिगड़ चुका है, अगर इस तरीके से देखें, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा हो रही है और जिस तरह से ईरान पूरी ताकत से खड़ा हुआ है, फिर और टेक्नोलॉजी, पूरे शहर मिसाइलों से उसके भरे पड़े हुए हैं, इजराइल की तरफ पूरा रुख है मिसाइलों का, तो और बड़ी जबरदस्त जो मिसाइलें उनकी हैं। यानी अभी आप देखिए कि अगर हम हूती को देखें, जो टेक्नोलॉजी, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल करते हैं, जहां चाहते हैं वहां आप भी मार देते हैं वहां पे, और उनको इंटरसेप्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में अगर ईरान एक साथ मिलकर के, मतलब ये सिचुएशन जो है, तो एक साथ बड़ा उनको लग रहा है कि साहब हम लोग जो है वो किसी अमेरिका की या उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जाहिर है तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे 40-50 मिनट, 1 घंटा सिर्फ जो है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि साहब ईरान मार रहा है और हमास मार रहा है और हिजबुल्लाह ये नहीं कर सकते है ना। ये झूठ जो है बोलने का कोई फायदा भी नहीं है, बिला वजह की बातें। जो स्ट्रेटेजिक है, जो एक सही चीज है, वो हम लोग पेश कर रहे हैं। और यही बात तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा भी है कि अहले खान साहब जज्बात के रव में नई फौजी लोग हमेशा जंग जीतने के जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कैप्टन साहब ने तो खुलेआम कह दिया कि भाई इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, और बहुत सारी चीजें कही जा चुकी हैं। बातचीत जो इजराइल के, हमने शुरुआती इजराइल में जो सूरत हाल है उस पर हमने बातचीत की कि वहां पे क्या सूरत हाल है, लेकिन ये चश्मा लगा करके बात तो नहीं हो सकती है। बात वही होगी जो हो रहा है, जो हम चाहते हैं वो बात हो। ये इंसाफ की बात थोड़ी है। जैसे मन माफिक जो है हीरो हम देखते हैं, यहाँ जो है वो अलिफ लैला की कहानी तो चल नहीं रही है। तो ये तो सही हो रहा है, वहां लोग मारे जा रहे हैं हमास में। अभी मैं देख रहा था प्रेस टीवी पे, कैप्टन साहब, लाश जिस तरह की जली पड़ी हुई वहां पे, और आपने कहा भी भाई जेनोसाइड कर रहा है। अच्छा, सब कह रहे हैं कि हमले कर रहा है, हम भी रोज यही कहते हैं कि मार रहा है, नहीं होना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई भी, हमास भी स्ट्रांग वहां पे खड़ा हुआ है, मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये हमले कर रहे हैं, वो जाहिर है कि वो पावर तो नहीं है ना। हम कुछ भी कह लें, लेकिन 50-60 हजार लोग मारे गए। अभी भी जब से ये सीज फायर का सिलसिला खत्म हुआ, फिर से आप देखिए 2,500-3,000 लोग फिर मारे गए। उधर यमन के लोग मारे जा रहे हैं, इधर लेबनान में भी मारे गए लोग, अभी हमला वहां पे किया गया। तो सिचुएशन जो है वो कैसे कंट्रोल में आए, सबसे पहली चीज ये है। तो कैप्टन साहब और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, वो सिचुएशन क्या है उसको आप समझिए कि क्या वहां के हालात है, किस तरह से हालात वहां पे बने। हमारे कुछ कह देने से, कमेंट्री कर देने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ सिचुएशन को बता सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। तो बहरहाल तबरेज आलम साहब ने उस चीज को बहुत ठीक ढंग से समझा दिया है। और बहरहाल तो ये खान साहब, अगर कोई बात झूठी लगे तो कैप्टन साहब से सवाल कर सकते हैं। ये उन्होंने, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा कि अगर कोई बात आपको ऐसी लगती है कि ये सही नहीं है तो आप सवाल करें, और सवाल हम भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, कैप्टन साहब से सवाल करते हैं, फदील साहब रहते हैं तो वो सवाल करते हैं। हाँ, ये सही है कि अगर ईरान कमजोर होता या हमास कमजोर होता तो अब तक उसको पकड़ लाते, बकरी के बच्चे की तरह, और हलाल कर देते। मतलब 1.5 साल से लड़ना तो इस बात की दलील है कि वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग तो है, कहीं ना कहीं। तो अब वही बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्ट्रांग भले, लेकिन अवाम का कत्लेआम नहीं रुक रहा है ना। लोग तो मारे जा रहे हैं, या तो फिर ऐसी शील्ड बन जाए कि साहब लोग न मारे जाए, ये भी है ना।
कि भाई ऐसी शील्ड बन जाए कि लोग न मारे जाए। लोग तो रोज मारे जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। जिनके लोग खोते हैं, जिनके लोग आंखों के सामने मारे जाते हैं, वही उस बात का दर्द जानते हैं, कोई और नहीं जानता। कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े। ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए एटॉमिक बम रखने का पूरा हक है। नहीं, बिल्कुल हक है, और वो मान भी नहीं रहा है। कोई ऐसा थोड़ी ही कि मान रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने नहीं आती हैं, बहुत सारी बातें बताई भी नहीं जाती। अभी मुआहदे में क्या क्या बातें हैं, आमने सामने लोग बैठे भी नहीं है। बहुत सारी बातें भी सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान जो है वो इतनी आसानी से कह देगा कि नहीं साहब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मजबूती बनाए रखेगा, और इतने सैंक्शन के बाद भी अगर ईरान आज स्ट्रांग खड़ा है, ईरान सऊदी के साथ बात कर रहा है, चीन से बात कर रहा है, रूस से बात कर रहा है, तमाम और इसके साथ साथ वो अमेरिका के लिए भी खिड़की खोली है। देखिए, बातचीत के रास्ते खोलना बहुत अच्छी मैं समझता हूँ। कैप्टन साहब बस आखिरी कमेंट इख्तितामी के तौर पे, कि बातचीत का रास्ता सबसे मैं समझता हूँ कि अच्छा रास्ता होता है कि बातचीत। और फिर फ्रांस, आप देखिए ना, फ्रांस और तमाम जून में मीटिंग होने वाली है कि भाई फिलिस्तीन को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, और ईरान भी, आप क्या समझते हैं, तमाम तर मुआहिदा हो जाए, लेकिन ईरान जो है वो फिलिस्तीन को ऐसे थोड़े छोड़ देगा या इजराइल को कि जाइए ग्रेटर इजराइल बना लीजिए। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उसमें बातचीत में वो तमाम चीजें भी शामिल होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं, वहां बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा का मसला है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये तमाम चीजें भी हमारे ख्याल से समझने की जरूरत है। जी कैप्टन साहब आखिरी में। डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकलेगा। अभी बातचीत की जो कोशिश की जा रही है ये दो तरह से हो रही है। एक तो बातचीत जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, दूसरी बातचीत जो है जैसे कि पहले भी कई बार हो चुकी है, वो है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में। अब कतार भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है कि हमास और इजराइल के बीच में जो बातचीत है, दोनों साइड एक दूसरे के पक्ष को थोड़ा थोड़ा कंसेशन दे दें। हमास ने जैसे कंसेशन दिया है कि अगर परमानेंट सीज फायर हो जाता है और जब गजा में नई एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी, तो हमास ने बोल दिया है कि ठीक है, वो बागडोर, गजा की बागडोर और किसी को देने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से ये हमास ने बहुत बड़ी रियायत दी है। इजराइल को भी इस तरह से कुछ रियायत देनी चाहिए। सबसे बड़ी रियायत जो इजराइल अभी दे सकता है कि बमबारी बंद कर दे, बोले भाई ठीक है अब से हम बमबारी नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें अगर हो जाएं इस हफ्ते, बमबारी भी रोके, और जो ट्रक खड़े हैं बहुत वहां पे, तो उनको भी अंदर जाने दे। देखिए, आवाम से क्या लेना देना। मैं वही कह रहा हूं कि अगर जंग है तो आप लड़िए न जा करके, लेकिन यार स्ट्राइक कर देना है, जेनोसाइड करना, और देखिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने शुरू में कहा कि आप देखिए ना, ये ऐसी सिचुएशन बन गई इजराइल के अंदर कि ये रिपोर्ट आ रही कि यहूदी को मारेगा। अगर ये खाना जंगी हो गई तो सबसे बड़ी हार तो यही है इजराइल की। अगर ये सिचुएशन भी बन गई कैप्टन साहब, तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी हार भी है इजराइल की। दुनिया के सामने वो इजराइल जो अपना लोहा मनवाता था, वो अगर खाना जंगी में उलझ जाए, वो अगर आपस में लड़ने लगे, तो क्या ये इजराइल की हार नहीं है? और फिर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ वहां ये भी कोशिश हो रही है कि नेतन्याहू इलेक्शन में ही ना आए। तो अगर ये भी माहौल बन रहा है तो ये भी तो हार है। यानी लोगों ने इस बात से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। डॉक्टर रिजवी, मैं तो यही बोलना चाहूंगा मेरे क्लोजिंग कमेंट में कि अगर ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के लोग आपस में ही गृह युद्ध में उलझ जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से आपस में लड़ेंगे, यानी वोट के मैदान में, चुनाव के मैदान में लड़ेंगे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर, नेसेट की फ्लोर में लड़ेंगे, हथियार से नहीं लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक चीज तो तय है कि नेतन्याहू तो अब कभी भी चुनाव जीतकर
फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये तो नेसेट में जो लिकुद पार्टी के लोग हैं वही बोल रहे हैं कि अब भविष्य में नेतन्याहू कभी भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। इसके लिए नेतन्याहू को भी फूंक फूंक कर 2-4 कदम पीछे की तरफ लेने चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, और यही हम लोग यही चाहते हैं। और देखिए, पीछे वो नहीं लेंगे तो पूरी दुनिया में उनकी क्या सूरत हाल है सब देख रहे हैं। अगर आप कत्लेआम करेंगे तो तारीख भी आपको माफ नहीं करेगी। हमेशा आपको एक निगेटिविटी या तानाशाह के तौर पर तारीख आपको याद करेगी। आपने इतना कत्लेआम कराया, तो कभी कोई इस बात को अच्छा तो नहीं, कोई भी इतिहासकार, कोई भी हिस्टोरियन आपके बारे में अच्छा नहीं लिख सकता कि आपने बड़ा अच्छा किया, इतने लोगों को मरवा दिया। वो गलत ही कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, और तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि वो हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे लोग, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, अहले खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 17 महीने पहले एक हिंदुस्तान नाम से कह चुका है कि टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन ही गद्दार नहीं। देखिए, ये बात सही है। मैं जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, वो एक अलग मसला है। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था, अब इसको आप क्या कहेंगे, मैं सोच रहा हूँ 2-4 मिनट और दे ही दूं कि सऊदी में जेनिफर लोपेज ने मक्का के पास किया डांस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, भड़के मुस्लिम। अब ये खबर भी आ रही है, अब क्या आप करोगे? अब ये यहाँ पे देखिए, रियाद से खबर आ रही, अमेरिकी सुपरस्टार जेनिफर ने सऊदी अरब के जद्दा में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी है। ये जगह इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का से 82 किलोमीटर दूर स्थित है। लोपेज ने ये परफॉर्मेंस जद्दा कार्निश सर्किट में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के 5वें संस्करण के उद्घाटन में दिया, लेकिन सऊदी अरब में उनके परफॉर्मेंस पर विवाद शुरू हो गया। कट्टरपंथियों ने इसे लेकर सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद पर निशाना साधा है। तो वहां पे भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरह से खबरें आती है। रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर ने उद्घाटन समारोह में अपने बैंड के साथ शमा बांध दिया। फरारी की वीआईपी गेस्ट के रूप में जेनिफर ने पैडॉक का दौरा किया। ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने के साथ पोज दिए और शनिवार 19 अप्रैल को अपनी यात्रा के दौरान F1 के सीईओ स्टेफानो से मुलाकात की। तो ये तस्वीर भी आप देखिए कि सामने आ रही है। तो हर तरह की बातें, हर तरह की चीजें सामने आ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं। तो अलग अलग चीजें हैं। आफ्ताब आलम साहब, आपका शुक्रिया। मैं कल फिर बात करूंगा। फदिल साहब नहीं आ पाए, हालांकि हमसे बात हुई थी। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, रियाज अली साहब, मोहम्मद मुन्ना साहब, दोस्त जो 55,000 मासूम शहीद हो गए बेवजह। बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन सवाल ये है कि कौन भूत उतारेगा? आप बताइए, कैसे ये मुमकिन है? क्या आपको लग रहा है हमास ये अकेले तना कर पाएगा? ईरान भी क्या करे? आप बताइए, क्या करे? कूद पड़े, जबकि उसे पता है कि फिर जो अरब ममालिक में इनके मिलिट्री वो बने हुए, बेस बने हुए, फिर वहां पे भी हमला करना पड़ेगा। फिर तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है तबाह हो जाएगा। आप सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि फिलहाल जो है कैसे वहां जान बचे। यूनुस चुड़वारा साहब, मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद मुन्ना साहब, तो तमाम, यूनुस चुड़वारा साहब और कैप्टन शमशाद आलम साहब, यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने इसीलिए कहा कि बिल्कुल हक है उनको अपने रखने का, इसमें दो राय नहीं है। और ये अमेरिका और इजराइल दोनों आतंकी देश हैं। दुनिया में जो भी बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई द्वारा कोई ये थोड़ी कह रहा है कि वो अच्छे कर रहे हैं। बार बार हमने इसी पे डिबेट की, इस पे बातचीत की, और ये तो बिल्कुल सही बात है। और तमाम दुनिया में उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। फिरोज खान साहब, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जुड़ते हैं।
और मोहम्मद हुसैन साहब की नाराजगी भी जायज़ है, लेकिन कोई तारीफ नहीं कर रहा, उसको गौर से आप सुनिए। बिल्कुल आप तारीफ सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप झूठ सुनने के लिए भी मत बैठिए। आप समझिए, आप देखिए कि क्या चल रहा है। कई बार सच जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें सुनना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है और यहीं से हमें सीखना भी पड़ता है। बतिस्ता अफरोज साहब, रियाद अली साहब, अब्दुल सलाम साहब, अरशद अब्बास साहब और आप सब, जसीर रजा साहब, अब्दुल माजिद साहब, शम्स तबरेज साहब, हसन रिजवी साहब, मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, कौसर अली साहब, मोहम्मद मुन्ना, तो नूर सर, फिरोज खान, रियाज जफरुल हक, मोहम्मद जागीर पाशा, मैनुद्दीन साहब, खान इजरारुल हक साहब, ये बहुत सारे यूनुस। देखिए ऐसा है, मैं आखिर में यही कहूँगा, 1.5 मिनट बचे तो मैं उसको मुकम्मल ही कर लेता हूँ कि ये सही है कि जो हो रहा है बहुत अफसोसनाक है, लेकिन 57 मुल्कों का क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं। फिर अंदर से थोड़ी सी उम्मीद भी, हमें बिल्कुल मायूस भी नहीं होना है। आप देखिए वहाँ यमन लड़ रहा है, हमने उसकी बात की, हौती किस तरह से लड़ रहा है, पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, हम उसकी भी बात करते हैं। हमास लड़ रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम लाइक करके जाएंगे और कल फिर हम जुड़ेंगे और फिर हम बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि देखिए जो हमने पेश किया है वही सच है, वही इस वक्त की सूरत हाल है। और मुआहदे पे बातचीत फिर कतर में शुरू हो गई है। कुछ चीजें जो है वो इधर से मानी जा रही, कुछ इधर से, तो गुड। और फिर आप लोगों से हमें मोहब्बत भी हो गई। जो लोग हमें देखते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें अपने लगते हैं। इसीलिए कोई अगर नाराज होता है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर से ये होता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी गौर से सुनते हैं, देखते हैं, तो इसलिए भी गुड नाइट शमशाद साहब, राजा सिंह राजपूत साहब। इतना बड़ा क्या है नरसंहार, बहुत बड़ा, इसमें दो राय नहीं है और दुनिया तारीख उसे माफ नहीं। हुती ने कहा है कि गाजा के लिए हम अपनी जानें निछावर कर देंगे, बिल्कुल कहा है और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे। और फिलिस्तीन भी पूरा खड़ा है और ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में, ऐसा नहीं है। ये जो बातचीत हो रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। अब फिलिस्तीन आजाद हुए बगैर फिलिस्तीन नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट।